चलो देखो, ये क्या कर रहा है कि ये बताओ वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, दो कंपनियां हैं, उनका वैल्यू एडेड फाइंड करना है। और दूसरा क्या कर रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी हमारा किस पर आता है, हमेशा एमपी पर आता है। ठीक है, मतलब जब तुम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आएगी वो एमपी पर आएगी। ठीक है, याद रखना इस बात को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट हो जाने के लिए क्या करते हैं, शिष्या जी बताएंगी। शिष्या जी, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या चीज को प्लस, क्या चीज को जोड़ेंगे या क्या चीज को घटाएंगे, क्या चीज में क्या किया जाता है। सर मार्केट प्राइस दिया हुआ है हाँ, और और मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। ये बिल्ली भी पाल रखी हो क्या तुम, नो बताइए। सर। मार्केट प्राइस दिया हुआ है सर और फैक्टर कॉस्ट निकालना है, क्या चीज को एडजस्ट किया जाएगा, जल्दी बताओ। नहीं पता, नो सर। बहुत बढ़िया। सिद्धांत तुम बताओ। डेप्रिसिएशन। क्या क्या, किस चीज को एडजस्ट करते हैं, डेप्रिसिएशन। कैसे, जो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डिप्रिसिएशन होता है। तो मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तुमको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। कोई स्टूडेंट बता सकता है किस किस आइटम को घटाया जाता है या यस किस सर। आइटम को जोड़ा जाता है, बताओ। सर टैक्स को घटाएंगे और सब्सिडी को ऐड करेंगे सर। हाँ, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है। यस सर, ठीक वो है, निकल जाएगा नेट सर। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको घटा दिया जाता है। या इनडायरेक्ट टैक्स को तुम टैक्स और सब्सिडी के रूप में भी समझ सकते हो, मतलब टैक्स को जोड़ देंगे, सब्सिडी को घटा देंगे मार्केट प्राइस से कॉस्ट पे जाने के लिए। तो चलो, तो पहले कितना दिया था, सेल्स बाय फर्म में ए ने कितना फर्म कितना आइटम बेचा, 100। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेल्स, याद है फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे। चलो, दूसरा फिर क्या है, सेल्स बाय फर्म बी दिया हुआ है, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। ठीक है, फर्म ए ने फर्म बी से कोई सामान परचेज किया, मतलब अपने यहाँ कुछ सामान का प्रोडक्शन करने के लिए फर्म ए क्या कर रहा है, फर्म बी से कोई सामान परचेज कर रहा है। तो ये जो परचेज होगा, ये ए के लिए क्या, कौन सा गुड कहलाएगा, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स। बी के लिए तो फाइनल गुड्स है, लेकिन ए उसको अपने यहाँ प्रोडक्शन करने के लिए यूज करेगा। तो ए के लिए ये कौन सा गुड्स कहला जाएगा, बी से जो उसने सामान खरीदा, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक इंटरमीडिएट। है, हाँ इंटरमीडिएट गुड्स, तो इंटरमीडिएट गुड्स को घटाया जाता है। फिर उसी तरीके से सिमिलरली ए ने भी बी से कुछ खरीदा, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा ए के लिए। ठीक है, ध्यान देना इन सब बातों के ऊपर में। और जिससे सीरियसली पढ़ना, ये 15 से 20 मार्क का टॉपिक हो रहा है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बिल्कुल हवा टाइट, सीधा 100 मार्क्स से सीधा 80-70 मार्क्स पर ऐसे ही आ जाओगी बिना कुछ किए ही। और जो लोग, उन लोगों का ना इकोनॉमिक्स है भी नहीं, तो वो लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। तो देखो, फिर है सेल्स बाय फर्म भी, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है। तो कल के फॉर्मूला में हम लोगों ने पढ़ा था ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। कल आया था कि नहीं, आता है फॉर्मूला में। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हमको दे दिया हुआ है बाय बोथ फर्म। तो देखो, सबसे पहले वैल्यू एडेड बाय फर्म है। तो देखो, फर्म ए के वैल्यू एडेड क्या होता है, पहले तो हम वैल्यू ऑफ, फॉर्मूला क्या था, सेल्स, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, और अगर स्टॉक होता है तो सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब ये तीन आइटम आते हैं तुम्हारे, सेल्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और क्या था, सेल्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और डेल्टा स्टॉक। तो देखो, ए का वैल्यू एडेड कितना है, तो ए ने जितना बेचा, तो ए का सेल्स कितना था, 100 लाख। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे 100 लाख लिखा, इसमें से इसने बी से कुछ परचेज किया था, बी ने कोई सामान बनाया, बी के लिए फाइनल है, लेकिन ए उसको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहा है। तो ए के लिए परचेज क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, 100 में से 40 माइनस हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या करा है, क्लोजिंग स्टॉक भी है और ओपनिंग स्टॉक भी है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यही फॉर्मूला था। डेल्टा स्टॉक में क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो देखो, ए का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म ए कितना है, बी, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म में कितना है, 25। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 20 लाख माइनस 25 लाख, तो -5 लाख हो जाएगा।
तो 100 माइनस 40 माइनस 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? 55 लाख। समझे कि नहीं समझे? सीबीएसई, हेलो सीबीएसई बोर्ड्स, आप लोग समझे कि नहीं समझे क्या हुआ यहाँ पे? शिष्या, अंकिता, अंकिता कह रहा हूँ। यस सर, समझ गया। ठीक है, चलो देखो अब इसी तरीके से क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बी का वैल्यू एडेड निकालो। तो बी का सबसे पहले सेल्स निकालेंगे, तो बी का सेल्स कितना दिया है? 200, तो 200 का 200 को हम लिख देंगे। इसमें से फिर इंटरमीडिएट गुड्स घटाएंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था बी ने भी ए से कोई सामान खरीदा है, कितने का खरीदा है? 60 लाख का। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स भी क्या हो जाएगा हमारा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो 60 यहाँ से माइनस किया। इसके बाद बी का क्या देखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ, तो ये देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म भी कितना है? 35 लाख, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म भी कितना है? 45 लाख। ठीक है, तो 35 माइनस 45 आंसर कितना जाएगा? सॉरी कितना जाएगा? -10 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर तीनों चीजों को एडजस्ट कर देंगे, आंसर कितना आ गया? 130 लाख। तो ए का वैल्यू एडेड कितना है? 55 लाख। बी का कितना हो गया? 130। तो क्वेश्चन का पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालो। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस डेल्टा स्टॉक, इससे कौन सी वैल्यू निकल कर आती है? ये जो वैल्यू एडेड देख रहे हो ना, एक्चुअली में ये ग्रॉस वैल्यू एडेड है। क्या वैल्यू एडेड है ये? ग्रॉस वैल्यू एडेड। किस पे? एमपी पे। ठीक है, हमेशा याद रखना, वैल्यू एडेड मेथड से फॉर्मूला आंसर किस पर आता है? मार्केट प्राइस पर आता है। तो मार्केट से हमको किस पे जाना है? कॉस्ट पे जाना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या हुआ कि फर्म ए का जितना वैल्यू एडेड है, फर्म बी का जितना वैल्यू एडेड है, दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि देश तो एक ही है ना, देश में कंपनियां जितनी भी सारी हो, अगर कोई पूछेगा कि देश का वैल्यू एडेड कितना है टोटल, तो तुम क्या करोगे? जितनी भी कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन कर रही है गुड्स का, सारे के टोटल वैल्यू एडेड को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो देखो 55 लाख प्लस 130 लाख, इससे क्या जाएगा? टोटल वैल्यू एडेड। लेकिन क्वेश्चन तुमको किस पे पूछ रहा है? फैक्टर कॉस्ट पे पूछ रहा है। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, दैट इज 30 लाख। क्वेश्चन ने मेरे ख्याल से इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली दे दिया था 30। कई बार क्वेश्चन क्या करता है ना, टैक्स और सब्सिडी अलग अलग देता है। तो याद रखना, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी क्वेश्चन बनाओगे तो जरूर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कैसे निकाला गया? सिद्धांत, अंशु? यस सर। ठीक, चलो यहां पे देखो, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और नेशनल इनकम। अच्छा, कल लास्ट के क्लास में मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिखाया था, नेशनल इनकम मींस। रितेश, पढ़ के बता सकते हो क्या लिखे थे? नेशनल इनकम मींस में मैंने एक नोट्स लिखवाया था, पढ़ के बताना क्या लिखवाया था उसमें। नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? एनएनपी करके कुछ लिखवाया होगा मैंने, नहीं मिला क्या? रितेश, आवाज आ रही है मेरी तुमको? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, कल जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था लास्ट टॉपिक में, वैल्यू एडेड मेथड फॉर्मूला बाद नेशनल इनकम मींस, ऐसे करके एक लाइन मैंने लिखवाया है, वो पढ़ के बताओगे पूरा यस क्या सर। लिखा हुआ था? एक मिनट। अभिषेक, तुम्हारे साथ ऋतिक भी क्लास कर रहा है क्या? सर हाँ, मिल बोलो। गया सर। ऋतिक कोचिंग में होगा शायद। ठीक, अच्छा, हाँ ऋतिक कोचिंग में, ठीक ठीक, ये रहा। हाँ ग्रॉस रितेश, पढ़ना माइनस क्या लिखवाया था? हाँ, ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन प्लस एनएफआई है, प्लस इनकम अच्छा ऑफ अच्छा, रेसिडेंट लिविंग अब्रॉड माइनस ओके ओके। इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट लिविंग इन डोमेस्टिक। एक और होगा, नेशनल इनकम मींस एनएनपी एट एमपी, ये लाइन लिखवाया आप लोग को सिद्धांत? यस यस सर। सर। ये लिखवाया ना, याद रखना। यस तो सर। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेशनल इनकम बोला, तो नेशनल इनकम का मतलब अब ये नहीं मत समझो कि सर क्या निकाले नेशनल का मतलब, जीएनपी निकाले, एनडीपी निकाले। नेशनल का मतलब हमेशा होता है एनएनपी, और किस पे निकालना रहेगा? एमपी पे। तो एक बात बताओ, वैल्यू एडेड मेथड से तुम्हारा क्या वैल्यू निकल कर आएगा? जीडीपी एट एमपी। ये बात समझ रहे हो? वैल्यू एडेड से क्या आती है हमेशा वैल्यू? जीडीपी एट एमपी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एनएनपी एट एमपी।
तो इसका मतलब जीडीपी एट एमपी में और एनएनपी एट एमपी में तुमको सिर्फ दो आइटम एडजस्ट होंगे। एक तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डिप्रिसिएशन घटाया जाएगा, और डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाने के लिए क्या करोगे तुम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ दिया जाएगा। अब ये सब बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो सब? त्रिषा, अंकिता, अंशु, ये सब अंकिता कर रहा हूँ यार, अंशु, यस ये सर। सब बात समझ आ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ सर। ठीक, गुड। चलिए, तो देखो पहले अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस निकालो और नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट बोल रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस सेल्स, याद रखना है। तो तीन सेक्टर हैं, तो तीनों के सेल्स को हम जोड़ देंगे, 800 प्लस 200 कितना हो जाएगा, और 1000, और 300 कितना जाएगा, 1300। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट परचेज, तो टोटल इंटरमीडिएट परचेज कितना हो जाएगा तुम्हारा 550, तो ये माइनस हो जाएगा तुम्हारा 550। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय ऑल सेक्टर। तो मेरा प्रश्न आप लोग से ये है, क्या यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का एडजस्टमेंट होगा? ये क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग और ये बताओ, क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस का यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा? क्या लगता है सिद्धांत बाबू? क्वेश्चन पढ़ो, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू 50 लाख दे दी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जीडीपी एट एमपी पूछ रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स को एडजस्ट करेंगे हम यहाँ पे पहले पार्ट में? सर इसमें ऑब्वियसली पहले पार्ट में एडजस्ट नहीं होता है, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने टाइम पे हम टैक्स सब्सिडी को एडजस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकना, ओके सॉरी, एक्चुअली एक 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 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो मैंने लिखा ना कि नेशनल का मींस एनएनपी एट एमपी, सॉरी एमपी नहीं था वो एफसी होगा वहां पे, उसको करेक्ट कर लो। ठीक है, एनएनपी एट एफसी होगा। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी निकालने के टाइम पे हम टैक्स एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ग्रॉस का जो फॉर्मूला है हमारा, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन और डेल्टा स्टॉक, इससे जो वैल्यू आती है हमेशा मार्केट पे ही आती है बिना टैक्स को एडजस्ट किए हुए। ठीक है, तो टैक्स एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे जब सामान बिक रहा है तो उसमें टैक्स ऑलरेडी एडजस्टेड होता है कि नहीं होता है? मार्केट में कोई सामान बिक रहा है तो उसमें ऑब्वियस बात है टैक्स ऑलरेडी एडेड है तुम्हारा, इसलिए हम यहाँ पे टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देंगे। तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 800 प्लस 200 प्लस 300 लाख, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 400 प्लस 100 प्लस 50, 550 घटा दोगे कितना जाएगा, 750 लाख। ठीक है, यही तुम्हारी ग्रॉस वैल्यू एट एमपी है। अगर यहीं पे क्वेश्चन बोलता फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एफसी, तब टैक्स को घटाना पड़ता। ठीक है, अब देखो दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, नेशनल इनकम निकालने के लिए कर रहा है। तो नेशनल इनकम मतलब होता है एनएनपी एट एफसी। ठीक है, उसको एमपी लिखवाया मैंने, उसको सही कर लेना, एनएनपी एट एफसी होगा। तो देखिए हमको ग्रॉस की वैल्यू आ चुकी हुई है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या हो गया, जीडीपी एट एमपी, यही होता है ना ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब। तो जीडीपी एट एमपी तुमको दे दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखो मैं लिख के करवाता हूँ सर। देखो हमको जीडीपी एट एमपी दे दिया है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी। तो ग्रॉस में से नेट पे जाने के लिए क्या घटाएंगे, जल्दी जल्दी आंसर दो जिसको भी आता है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे हम, डिप्रिसिएशन। माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे। डिप्रिसिएशन घटाएंगे। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना है तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ देंगे। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम अब्रोड मतलब क्या होता है, इनकम ऑफ रेसिडेंट लिविंग अब्रोड माइनस इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट लिविंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है,
उसको घटा देंगे तो मेरा क्या निकल कर जाएगा, नेट फैक्टरिंग फ्रॉम अब्रॉड। और एमपी और एफसी का है मार्केट प्राइस से जब तुम फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे तब क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है पॉइंट ये आप लोग को? अब यहां पे क्वेश्चन में देखिए, तो देखो मेरा जीडीपी की वैल्यू कितनी आ गई है, 750 लाख। तो 750 को 750 लिख देंगे, ठीक है। इसमें से हमको क्या करना होगा, ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे हम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यहां देख रहे हो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही डिप्रिसिएशन बोला जाता है। बुक में लिख लो, जिनके पास ये बुक है वो लोग बुक में ही लिख लो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये 80 लाख क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर क्या है हमारे पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या बोल रहा है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस पैसे को क्या करेंगे, नेशनल इनकम निकालने टाइम पे इसको जोड़ेंगे, जो हमारे रेसिडेंट दुनिया के बाहर में रह रहे थे, नेशनल इनकम निकालने टाइम उनके पैसे को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये 10 रुपया जो है ये क्या करेंगे हम, +10 हो जाएगा, और जो नॉन रेजिडेंट था उसका पैसा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -20 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अच्छा एक बात बताओ, ये लास्ट ऑप्शन में देख रहे हो सब्सिडी भी बोल रहा है, यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन में इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दे दिया था। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या करते हैं, टैक्स माइनस सब्सिडी, और सब्सिडी फिर अलग से भी दे दिया है। तो क्या इस सब्सिडी को फिर से एडजस्ट किया जाएगा, आया ना? नो सर। नहीं होगा, याद रखना। अब समझ में आओ गलतियां कहाँ कहाँ बच्चे करते हैं, हड़बड़ी में रहे हो तुम देखे इनडायरेक्ट टैक्स एडजस्ट कर दिए, तुम देखे सब्सिडी भी दिया हुआ, चलो इसको भी एडजस्ट कर दो। समझे कि नहीं समझे? एग्जामिनेशन ऐसा क्वेश्चन देगा जानबूझ के, तो अपने दिमाग के घोड़े को बिल्कुल बांध के रखना है, लगाम लगा के रखना है, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। शिष्या ये क्वेश्चन समझिए, अब घटा दोगे तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगा। सिद्धांत देखो, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन तो नहीं आता है, ठीक है, नहीं अगर आप लोग इतना भी समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, दैट इज गुड थिंग। अगर मन करे तो इसको एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लोगे, अच्छा ही रहेगा, टाइम है खाली है, क्या करोगे। बाकी जो भी सीबीएसई बोर्ड है उनको कंफर्म समझ आ गया ना, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। ये मेथड इतना इजी है, इतना इजी है कि इसका क्वेश्चन ही नहीं आता एग्जाम में कभी भी। आगे आने वाला फॉर्मूला इससे भी हाई लेवल का है। ठीक है, तो अब अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं, कॉपी कलम निकालो, लिखना शुरू करो। सारे बच्चे लिखेंगे, न्यूमेरिकल नहीं आता लेकिन थ्योरी आ सकता है बिहार बोर्ड में भी। Baby, you know my चलो अगला फॉर्मूला है हमारा, दैट इज इनकम मेथड। इस चैप्टर को आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मतलब एक दो मेथड जैसे इनकम मेथड पढ़ेंगे, फिर सब मैं कुछ दिन के लिए मैक्रो पार्ट बंद करूंगा और माइक्रो स्टार्ट करूंगा, ताकि सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन सारा सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोग चाहे तो ज्वाइन करेंगे, चाहे तो नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले वो अपना आराम से तैयारी करेंगे। तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। लो देखिए, देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज, विशु लिंक भेज दिए क्या मुझको, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड सब बोलिए, भेज रहे हैं। शेयर मेथड। देखो इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, और फैक्टर। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को एक आराम, एक बेनिफिट ये है, आपको माइक्रो 12th में नहीं पढ़ना है, बहुत बहुत आपका मतलब आराम है, बहुत आप लोग के लिए कंफर्ट है। नहीं तो पहले जो माइक्रो मैक्रो, मुझे माइक्रो मैक्रो दोनों एक साथ पढ़ने पड़ते, सोचो मैक्रो का एक चैप्टर है, सेम ऐसा चैप्टर माइक्रो में भी पढ़ना रहता है, दिमाग हिल जाता है, तो उतने सारे कंसेप्ट, उतने सारे ग्राफ्स को याद करना। क्या अंशु, एक साथ माइक्रो मैक्रो पढ़ना रहेगा तो क्या होगा मतलब? जी सर।
ठीक है, तुम लोग इंडियन इकोनॉमी में बहुत थ्योरी है, ऐसा थ्योरी है कि उसका कहानी अपने से भी बना कर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इट इज ऑल्सो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड national income is estimated in terms of factor payment। फैक्टर पेमेंट कौन सा बच्चा मुझे बताएगा फैक्टर पेमेंट क्या था? कौन बहादुर बच्चा है सर हम मेरे कोचिंग बताएंगे। में जो मुझे, हाँ बताओ। सर हाउस सर्विसेज हाँ प्रोवाइड। बताओ बताओ। सर इंटरेस्ट होता है, रेंट प्रॉफिट ये सब सर यस फैक्टरिंग। यस, बहुत बहादुर बच्चे मेरे कोचिंग में। चलो बहुत बढ़िया, नाइस। देखो तो लिखो, फैक्टर पेमेंट क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो फैक्टर सर्विसेज के लिए मिलता है, ठीक है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। काम करो ऐसे लाइन में नहीं करो, कॉमा देके ही लिखो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ईटीसी। अब हेडिंग डालो। अब कायदे से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। अब डिटेल में पढ़ना है, एक एक फॉर्मूला। पहले हेडिंग डालो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग। पहला लिखो, वेजेस एंड अच्छा सर, ये सैलरी। फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड लिखवा दिए थे क्या? नहीं वो क्वेश्चन नहीं आता, नहीं लिखवाया हूँ। वैल्यूएट मेथड तो तुम पढ़ ही रहे हो, जो पढ़ना है तुम्हें। फाइनल आउटपुट मेथड में ना, जो बस फाइनल आउटपुट होता है ना, जो फाइनल सामान में ना, बस उसी की ही वैल्यू को लिया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता है। लिखिए, पेमेंट इन काइंड। तीसरा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटी। पेंशन ऑन रिटायरमेंट। does not include does not include old age pension। लिख लिया आप लोग? इसके बाद आता है सेकंड में ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए, इसमें आता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और लिखो, प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ए डिविडेंड, कॉमा बी कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, और सी
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का ये फर्दर डिवीजन होता है। ये हुआ तुम्हारा ऑपरेटिंग सरप्लस, और आखिरी होता है मिक्स्ड इनकम। मतलब बाकी कुछ ही पैसा अगर इनकम बच जाएगा जो इंक्लूड नहीं, जो कहीं एडजस्ट नहीं हो रहा है, वो मिक्स्ड इनकम में ऐड कर देते हैं। ठीक है, मिक्स्ड इनकम हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, आज आप लोग का होमवर्क ये है कि ये सारा फॉर्मूला में जितने भी आइटम्स हैं सबको याद करना है। ठीक है, कल इनकम मेथड में हम लोग एक एक करके डिटेल में सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, आइटम्स और इनकम मेथड का न्यूमेरिकल। इनकम मेथड के क्वेश्चंस आते हैं, यही सब चैप्टर। इसके बाद जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, खैर मैं बता देता हूँ। देखो, इनकम मेथड में क्या होता है ना, कि जितना भी फैक्टर इनकम मिल रहा है लोगों को, उन सिर्फ फैक्टर्स इनकम को ही ऐड किया जाता है। ठीक है, फैक्टर इनकम जैसे आपको पता था, हम लोग मोटा मोटी पढ़ रहे थे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो एक्चुअली में ना डिटेल में अगर आइटम्स को पढ़ोगे तो पहला आइटम होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब एक एम्प्लॉय को किन किन रूप में पैसा, सैलरी मिल सकता है। ठीक है, तो पहला होता है तुम्हारा वेजेस एंड सैलरी इन कैश। ऑब्वियस बात है, तो समझ रहे हो कि सैलरी मिला। पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है कि कुछ गिफ्ट के फॉर्म में, जो नॉन कैश के फॉर्म में। जैसे मान के चलो, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, मेरा एम्प्लॉयर है, बहुत खुश हुआ मेरे से, मेरे को एक गाड़ी 4 व्हीलर गिफ्ट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? पेमेंट इन काइंड। ठीक है, उसने सनत तो तुम्हारा 30,000 सैलरी बनता है, लो मैं तुम्हें आईफोन दे देता हूँ, तो मुझे सैलरी किस रूप में मिला? नॉन कैश के रूप में। तो ये पेमेंट क्या कहलाएगा मुझे? काइंड। काइंड मतलब होता है कि कैश ना देना, बल्कि कैश जगह पे कुछ और वस्तु दे देना। तीसरा होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब देखो, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, आपको पता होगा, जिनके पिताजी नौकरी करते हैं गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में है, उनको जो टोटल सैलरी होती है ना, अगर पापा की तनख्वाह 50,000 है तो 50,000 कभी उनको मिलेगा नहीं, 40,000 ही मिलेगा। ठीक है, 45,000 मिलेगा, कभी पूरा पैसा नहीं मिलेगा। वो बोलते हैं कि कुछ पैसा कट जाता है, कट के मेरे जीपीएफ में या प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है ना, सरकार एक नियम बनाई है कि किसी भी कर्मचारी को जब पैसा मिलेगा, उस पैसे का कुछ परसेंट पैसा उसके एक सोशल सिक्योरिटी अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा, जिसका अलग अलग नाम होता है। प्रोविडेंट फंड होता है, जीपीएफ प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, उसमें वो पैसा जमा हो जाता है। तो अब इसमें दो चीज होता है। जैसे मान चलो कि मेरी नौकरी लग गई स्कूल में, तो मेरा कुछ पैसा, जब सैलरी मुझे मिलेगा, वो मेरे में से कुछ पैसा कट के मेरे प्रोविडेंट फंड खाते में जमा होगा। और साथ साथ में जितना पैसा मेरे तनख्वाह में से कट रहा है, जितना पैसा मैं जमा कर रहा हूं, मेरा जो एम्प्लॉयर होगा ना, मेरे खाते में उतना ही पैसा वो भी जमा करेगा। जैसे इसका रेट फिक्स होता है 12.36%। ठीक है, जैसे मानो चलो कि अगर आपकी सैलरी 100 रुपए है, तो उसमें से 12.5, 12.36 रुपया आपका एम्प्लॉयर आपके खाते में जमा करेगा, और आपको भी उतना पैसा जमा करना होगा। ठीक है, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो दो तरीके से होता है। एक एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता है, याद रखना वर्ड को, एम्प्लॉय का भी पैसा कटता है और एम्प्लॉयर का भी पैसा कटता है। तो एम्प्लॉय के पैसे का कंट्रीब्यूशन को ऐड नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो एम्प्लॉयर आपके खाते में पैसा जमा किया, उसी के पैसे को यूज करना है। ठीक है, और ये पता है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में सोशल सिक्योरिटी का काम, मतलब सोशल सिक्योरिटी का नियम लागू होता है, उसमें जो मालिक है ना, वो अपने जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी के खाते में एक निश्चित परसेंट पैसा
जमा करवाएगा ही करवाना है उसको, ठीक है। अगर जैसे अंशु उसकी नौकरी लग जाती है, इसको लेट से इसका तनख्वाह 1 लाख रुपए होता है, तो इसका सैलरी का 12% मान के चलो, 12% कितना होगा, 12,000 रुपया। 12,000 रुपया तुम्हारा मालिक तुम्हारे सोशल सिक्योरिटी खाते में जमा करवाएगा, और तुम भी अपना जमा करते हो, तुम्हारा भी पैसा कटेगा। लेकिन जो इंप्लॉय खुद से कंट्रीब्यूट करता है ना अपने खाते में, वो पैसा को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता है, इनकम मेथड में ऐड नहीं करते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, एम्प्लॉयर से। अब ये बात को मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब न्यूमेरिकल देता है ना क्वेश्चन, तो उसमें क्या करेगा, इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दे देगा और इंप्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन दे देता है, कंफ्यूज करने के लिए। तो बच्चे क्या करेंगे, इंप्लॉयर और इंप्लॉय दोनों के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देते हैं, जबकि आपको ऐसा काम नहीं करना है, सिर्फ इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन को ऐड करना है। इसके बाद है तुम्हारा डी, पेंशन और रिटायरमेंट, ठीक है। जैसे आप लोग देखा होगा ना कि गवर्नमेंट जॉब में लोग रिटायर करते हैं तो उनको रिटायरमेंट पेंशन मिलता है, ठीक है। तो पेंशन दो तरीके का होता है, एक होता है ओल्ड एज पेंशन जिसको वृद्धा पेंशन भी कहते हैं, और एक होता है रिटायरमेंट पेंशन। तो दोनों में अंतर क्या होता है, देखो वृद्धा पेंशन होता है ना, वो सरकार हर बूढ़े आदमी को कुछ ना कुछ पैसा दे देती है, भले उन्होंने कभी सरकारी नौकरी किया हो या नहीं किया हो, ठीक है। मतलब अगर सरकारी नौकरी किया था तो रिटायरमेंट पेंशन बोलेंगे, और अगर आपने कुछ भी नहीं किया है और तब आपको पैसा मिल रहा है, वो क्या कहलाता है, ओल्ड एज पेंशन कहलाता है, ठीक है। तो देखो चूंकि ओल्ड एज पेंशन आपने कोई सेवाएं सरकार को नहीं दी है, आपने कुछ सरकारी नौकरी तो की नहीं, सरकार बस आपका बुरा परिस्थिति हाल देके आपको पैसा दिया, लेकिन क्या तुमने इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट किया, कोई गुड्स का प्रोडक्शन किया, क्या कोई सर्विसेज दिया, नहीं। इसीलिए ओल्ड एज पेंशन को कभी भी नेशनल इनकम में, इनकम मेथड के फॉर्मूला में कभी भी ओल्ड एज पेंशन ऐड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा पेंशन ऐड होगा, रिटायरमेंट पेंशन ही ऐड होता है। कोई पूछेगा क्यों होता है, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन आपको तभी मिलता है जब आप एक फिक्स टाइम पीरियड तक सरकार के पास, गवर्नमेंट पास काम किए होंगे, कुछ सेवाएं दी होंगे, सर्विसेज दी होंगे, और उसके बदले में आपको पैसा मिला, इसलिए उसको ऐड किए। लेकिन ओल्ड एज पेंशन होता है, वो तो आपको बस फ्री में मिल गया पैसा, बिना कुछ किए मिल जा रहा है, आप कुछ सामान नहीं बना रहे, पैसा तो मिल गया, लेकिन क्या इकोनॉमी में कोई गुड्स वस्तुओं का निर्माण हुआ, नहीं हुआ। और वही पैसा ऐड होता है जिससे कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज का भुगतान, मतलब क्रिएशन हुआ और आपको उसके बदले में पैसा मिला, तभी वो पैसा नेशनल इनकम में जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। पता है, गिफ्ट, डोनेशन, ठीक है, गिफ्ट हो, डोनेशन हो, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ग्रांट, रिलीफ फंड। जैसे भारत में मान लो चलो बाढ़ आ गया, अमेरिका ने हमें फंड डोनेट कर दिया, वो नेशनल इनकम में पैसा नहीं ऐड होगा, ये कोई भी पैसे ना, नॉट इंक्लूडेड, हाँ बनाओ, नॉट इंक्लूडेड इन इनकम मेथड, लिख लो इसको। इन सभी चीजों को हम नेशनल इनकम मेथड में ऐड नहीं किया जाता है, ये बिहार बोर्ड में, लेकिन ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन थ्योरी आ सकता है, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग सारे बात, अंशु, शिष्या, सिद्धांत, यहां तक सारा बात समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, आज ज्यादा नहीं बताऊंगा, यहाँ तक ही ठीक है, यहाँ तक अच्छा चीजों सर, को पढ़ना। हाँ पूछो। सर आप जो बोल रहे हैं कि ये ओल्ड एज पेंशन सर ये ऐड नहीं होता है नेशनल इनकम में, हाँ लेकिन नहीं सर होता वो है। इनकम जो है वो तो वो अपने देश सर नहीं नहीं देखो, आ जाएगा कोई ना कोई देख इनकम करके। इनकम जो देखो, इनकम में सिर्फ वही इनकम ऐड होगा जो इनकम मिल, जो वो इनकम अर्न करने के लिए तुमको कोई वस्तु या सेवाएं तुमको देनी पड़ी, या तो वस्तु का उत्पादन किए होगे तुम किसी तरीके से, या कोई सेवाएं दिए होंगे, मतलब फ्री का पैसा नहीं, बदले में तुमने क्या कुछ किया है, अगर कुछ बनाया है, कोई गुड्स या सर्विसेज बनाए हैं, दिए हैं, तभी वो पैसा जाएगा, नहीं तो वो पैसा फ्री का पैसा है, वो पैसा कभी भी ऐड नहीं होगा। नेशनल का मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ सर्विसेज होनी चाहिए। फैक्टर सर्विसेज जो देता है हाउस होल्ड, तो फैक्टर से देता है तब तो उसको फैक्टर पेमेंट मिलता है, हाँ या ना अंशु? फैक्टर सर्विसेज देते हो तब ना तुमको बदले में फैक्टर पेमेंट मिलता है। तुमको फ्री में पैसा मिलेगा तो तुमने उसे सर्विसेज क्या दिया, कुछ नहीं दिया, पैसा तो फ्री में मिल गया, इसलिए वो पैसा ऐड नहीं होगा। रितेश ये बात समझ गए आप? सर चलिए, तो मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, इससे मैं ज्यादा लोड नहीं दूंगा आप लोग के दिमागों के ऊपर में, ठीक है। आज वैल्यूएटेड मेथड देखना एक बार, ठीक है, इनकम मेथड भी देखना,
कल इनकम मेथड के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर मेथड भी ऐसे बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग न्यूमेरिकल के क्लासेस भी चालू करेंगे इसके, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने कर दी हुई है, रिकॉर्डिंग कुछ दिन में अकाउंट में आप लोग के शो होने लगेगा, आप लोग उसको देख के क्लास कर लेना। बीएसटी के क्लासेस 8:30 में नेट स्टार्ट हो जाएंगे, तो कल ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है, जिनका जिनका बीएसटी है। चलो ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।